नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज की क्लास में अपन कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न सीईटी की परीक्षाएं नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो और कमेंट करके बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपने क्या नया सीखा और ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और सबसे पहले एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि इसने पूछा है कि जो मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्षमता के हिसाब से जो डिवाइस है उसका बढ़ता क्रम लिखो। यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो इसने पहला ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क, कैशे, रैम या रजिस्टर। रजिस्टर, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, रैम, कैशे और रजिस्टर, या फिर रजिस्टर, रैम, कैशे और हार्ड डिस्क, इनमें से इन डिवाइस को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। सबसे कम मेमोरी का स्टोरेज होता है रजिस्टर में, फिर कैशे में, फिर रैम में और सबसे ज़्यादा होता है हार्ड डिस्क में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है आपके, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका, यानी कि जब आप सीईटी का एग्जाम दोगे तब आप शीट पे जो काले गोले करोगे ना, उसे स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ओसीआर का, ओएमआर का, एमआईसीआर का या फिर कार्ड रीडर का। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, ओएमआर। ओएमआर एक ऐसा डिवाइस है जो उत्तर पुस्तिका को स्कैन करता है, कंप्यूटर में भेजता है, फिर उसके बाद चेक होके आती है। अगला प्रश्न देखो आपके, निम्न में से एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि जो नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं उनमें से जीयूआई आधारित कौन सा नहीं है। लिनक्स मिंट, एंड्रॉयड, एमएस डोस या फिर एमएस विंडोज़। तो देखो लिनक्स मिंट, एंड्रॉयड और ये एमएस विंडोज़ ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो एमएस डोस है ना, ये जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है और इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोस नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, जीयूआई का पूर्ण रूप बताइए। यानी कि इसने जीयूआई की फुल फॉर्म बताइए। और हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइस का शॉर्ट नेम अपन बोलते हैं और एग्जाम में अधिकतर इन शॉर्ट नेम की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। और यहाँ पे अपन से इसने जीयूआई की पूछी है तो इसका पूर्ण रूप अपने को बताना है। ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफोर्स या फिर ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। देखो शब्दों को ना बड़ा आराम से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द चेंज होते पूरा उत्तर चेंज हो जाता है। अब अपने जीयूआई की जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सेकंड। यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई की फुल फॉर्म है। और यहीं से इससे रिलेटेड ये भी दी हुई है इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये नहीं है। इन सभी को अपने को बोधित करते हुए सही उत्तर को डिसाइड करना है, तो एक एक शब्द को बड़े आराम से पढ़ना होगा। जीयूआई की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है आपके, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली इमेज निम्न में से क्या कहलाती है। फाइल फोल्डर कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, रिसाइकल बिन कहलाती है या फिर हाल ही में जोड़ी गई स्क्रीन कहलाती है। तो देखो विंडो 10 ही नहीं बल्कि अन्य जो विंडो जब वो ऑन होती है तो मॉनिटर पर सिर्फ एक तस्वीर दिखती है और उसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हो तो आपको पता भी होगा कि उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, सबसे पहले डेस्कटॉप दिखाई देता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये सभी इंटरनेट ब्राउज़र है। इन पर अपन अलग अलग वेबसाइटों को सर्च करके उन पर काम भी कर सकते हैं। बस एकमात्र ये जो टिंडर है ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। जैसे आपके इंस्टा फेसबुक कैसे होता है ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जिसे रिलेशनशिप एप्लीकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी आईडी बनाते हैं और रिलेशनशिप में आते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टिंडर एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न देखो आप, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रश्न पूछा है कि हमें गूगल क्रोम पर कुछ चीज़ सर्च करनी है, कुछ कार्य करना है और उसे गुप्त रखना है, मतलब इसकी हिस्ट्री हमारे कहीं पर भी सेव नहीं होनी चाहिए। ये काम हम निम्न में से कौन से
ऑप्शन के आधार पर कर सकते हैं, न्यू टैब पर, न्यू विंडो पर, न्यू इनकॉग्निटो विंडो पर या फिर बुकमार्क पर। देखो गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करना है, यानी कि चीज़ सर्च करनी, तो हमें न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करना होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। न्यू इनकॉग्निटो विंडो एक ऐसी विंडो है, इसको ऑन करके आप जो कुछ सर्च करो, जो भी काम करो ना, उसकी हिस्ट्री कहीं पर भी सेव नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न हमारे, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुँचने के लिए वेब पेज को सहेजने की एक विधि है। यानी कि अब इसने पूछा है कि हमें त्वरित किसी भी जो हम काम कर रहे थे, मतलब जो वेबसाइट हमने खोल रखी है उस वेबसाइट पे हमें तुरंत पहुंचना है, तब हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? क्लियर कैशे का, बुकमार्क का, प्रॉक्सी सेटिंग का या फिर डिलीट हिस्ट्री का? देखो क्लियर कैशे और डिलीट हिस्ट्री ये तो जो वेबसाइट होती है उन्हें डिलीट करने का काम करता है, सहेजने का काम नहीं करता, और सहेजने का काम करता है बुकमार्क। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। बुकमार्क करके हम किसी भी वेबसाइट को अपने होम ब्राउज़र की विंडो पर ला सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, जिस भी वेबसाइट को अपने को सहेजना है उसे ओपन करो और वहाँ पे एक स्टार दिखाई देता है, उस स्टार को क्लिक करते ही बुकमार्क हो जाता है और हमें क्रोम ब्राउज़र की विंडो पर वो आसानी से दिखाई दे सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बुकमार्क। अगला प्रश्न है हमारे, बाइट्स में 2 MB कैशे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? यानी कि 2 MB किसके बराबर होती है? 124 स्टार 124 बाइट्स के, 2 स्टार 124 बाइट्स के, 2 स्टार 122 स्टार 122 बाइट के, या फिर 2 स्टार 122 बाइट्स के? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर आप 2 भी ऐड करना है, 2 लिखना भूल गया था मैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, 2 स्टार 124 स्टार 124 बाइट्स है। यानी कि 1 MB में 1024 KB होते हैं, KB यानी किलो बाइट होते हैं। अब 2 MB में 2 स्टार 1024 स्टार 1000 बाइट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, ALU कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं या फिर रजिस्टर्स कहते हैं? तो देखो CPU का तार्किक संक्रियाओं को जो निष्पादित करता है उसे कहते हैं ALU। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? यानी कि ये तो हम पहला क्वेश्चन भी करके आए थे, सबसे बड़ा मेमोरी आकार कौन सा होता है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछो तो रजिस्टर्स। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, हार्ड डिस्क कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा आकार होता है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कि इसने आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इनको यही से क्लियर करके चलो। देखो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसमें यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है और कार्य करवाने को बोलता है। जैसे कि माउस, हम माउस का यूज़ करके कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं कि ये कार्य करना है। और उसके अलावा एक डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि जब यूज़र कंप्यूटर पर कार्य करता है, फिर कंप्यूटर के द्वारा यूज़र को जो डाटा प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। यानी कि यूज़र को कार्य के बदले में जो मिल रहा है, हार्ड कॉपी वगैरह, ये होती है आउटपुट डिवाइस। अब 4 डिवाइस दिए, इसमें से आउटपुट कौन सा है ये आपको बताना है। OCR आउटपुट है, माउस है, प्रोजेक्टर है या फिर वेब कैमरा है? तो देखो इनमें से जो प्रोजेक्टर है बस यही आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रोजेक्टर कैसे? तो प्रोजेक्टर में जैसे ही हम CPU को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टर में से चलचित्र हमारे पर्दे पर या दीवार पर आ जाते हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा हमें डाटा मिल रहा है। इस हिसाब से ये आउटपुट डिवाइस है। और माउस एक प्रकार से इनपुट है, क्योंकि इससे हम कंप्यूटर के अंदर कार्य कर रहे हैं। वेब कैमरा ये इसके द्वारा भी हम कंप्यूटर के अंदर कार्य करते हैं, OCR के द्वारा भी। तो देखो आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर है। अगला प्रश्न है आपका, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति की आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, तो कौन सी एक इनपुट डिवाइस होगी? स्पीकर होगा, स्कैनर होगा, माइक्रोफोन होगा या फिर जॉयस्टिक होगा? तो देखो किसी भी व्यक्ति को आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो हम माइक्रोफोन की सहायता से कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? अब पॉइंटिंग क्या होता है? जो बिंदु बनाता है, यानी कि जैसे कि माउस है, माउस का जो पॉइंट होता है वैसे ही पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अब निम्न में से इसमें पूछे कि कौन सा नहीं है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर या फिर डिजिटाइजिंग टैबलेट? इनमें से कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्कैनर एक पॉइंटिंग इनपुट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो डाटा को कंप्यूटर में भेजती है स्कैन करके।
अगला प्रश्न आपके विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो विभिन्न रंगों की तरंगे उत्पन्न करता है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? डेली व्हील प्रिंटर, फ्लोटर, ड्रम प्रिंटर या फिर चेन प्रिंटर? तो देखो जो विभिन्न तरंगे उत्पन्न करता है वो है प्लोटर। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लोटर विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न आपके प्रिंटर का रीसोल्यूशन का मापन किया जाता है, यानी कि जो प्रिंटर होता है उसका रीसोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? प्रति इंच डॉट्स में, प्रति इंच डेटा में, प्रति सेकंड डॉट्स में या फिर प्रति कैरेक्टर डॉट्स में? तो देखो प्रिंटर का जो रीसोल्यूशन किया जाता है वो किया जाता है प्रति इंच डॉट्स में। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? यानी कि 4 डिवाइस दे रखा है, उनमें से हार्ड कॉपी यानी कि हमें हार्ड कॉपी कौन प्रोवाइड करवाता है? मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या फिर प्रोजेक्टर? तो देखो हार्ड कॉपी जो देता है वो देता है लेजर प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर में से जो जेरोक्स निकल के आती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं और वह एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर द्वारा ये कार्य किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न आपके एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? तो देखो एक इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि ये प्रिंटर ऐसा होता है जो डॉट डॉट करके हमारे डेटा को छापता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है आपके पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी कि पिक्सल की वो संख्या जिसे स्क्रीन समायोजित करती है वो क्या कहलाता है? डॉट पिच, रिसोल्यूशन, स्पेक्ट रेशियो या फिर साइज? तो देखो वो पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित किया जाता है उसे कहा जाता है रिसोल्यूशन। अगला प्रश्न है आपके उपयोगिता और सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम है दोस्तों। सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध कार्य का भाग होता है, यानी कि वो कौन से कार्य का भाग होता है? मेमोरी का, प्रोसेस का, फाइल का या फिर डिवाइस का? तो देखो उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध प्रोसेस कार्य का भाग होता है। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यानी कौन सा एक फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम करिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा है। मेमोरी को प्रबंध करना, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन या फिर मालवेयर से सुरक्षा? तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वो है मालवेयर से सुरक्षा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मालवेयर कोई कार्य नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, बल्कि मालवेयर से, वैसे तो उसे मेलवेयर बोलते हैं, मेलवेयर से सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस कंप्यूटर में डलवाते हैं। अगला प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो यहाँ पे फिर से नहीं है पूछा है, तो VAIOS, मैक OS, यूनिक्स OS या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स OS भी है, मैक OS भी है, और ये जो BIOS है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर क्या है? तो देखो BIOS एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होने के बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड में परिवर्तन, यहाँ पे न करिएगा, परिवर्तन है, परिवर्तन पूर्वतः अनडू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z का, Ctrl+N का, Ctrl+H का या फिर Ctrl+Y का? तो देखो परिवर्तन पूर्वतः यानी कि वापस लाना है, यानी कि हमने कोई चीज़ मिटा दी है उसे वापस लानी है, तो उसके लिए हम Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट्स की होती है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन पर भी गौर करता है और 2 प्रश्न शॉर्टकट की से अवश्य पूछता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है? यानी कि कौन सा चार्ट है? बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट या फिर कॉलम चार्ट? तो देखो 100% तक जोड़ने को अलग जो दर्शाता है वो होता है पाई चार्ट। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पाई चार्ट के अलावा एक स्टैंडर्ड चार्ट भी होता है, वो भी 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी कि 2 कॉलम है अपने पास, एक सम है और एक विषम है, इन कॉलम को डिफरेंट अपने को दिखाना है तो किसका उपयोग करेंगे? बैंडेड रोज का, फर्स्ट कॉलम का, बैंडेड कॉलम का या फिर लास्ट कॉलम का? तो देखो दोनों कॉलम को अलग अलग दिखाना है तो इसमें यूज़ करेंगे हम बैंडेड कॉलम का। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बैंडेड कॉलम से इन दोनों कॉलम को की जो कलर होता है वो अलग अलग हो जाता है।
और आसानी से अपन उनमें डिफरेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पैराग्राफ अपन ने लिखा है, फिर उसके बाद जो पैराग्राफ का फर्स्ट अक्षर है, यानी कि जो सेंटेंस का फर्स्ट अक्षर है, उसको अपन को कैपिटल करना है, तो उसमें किसका यूज़ करेंगे। इंसर्ट टैब के ऑब्जेक्ट मेन्यू का, इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट का, इंसर्ट टैब में सिंबल का, या फिर इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप का। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंसर्ट टैब में हम ड्रॉप कैप का यूज़ करेंगे, जिससे इस ऑप्शन से हमारा जो पैराग्राफ होता है उसका प्रारंभ का लेटर कैपिटल हो जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। यानी कि F12 किसकी कुंजी है, सेवेज की, मेल मर्ज की, इंसर्ट टेबल की, या फिर इंसर्ट पिक्चर की। तो देखो MS वर्ड में F2 कुंजी का प्रयोग करने से सेवेज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है, अतः F12 सेवेज की कुंजी है। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और ये जो आज की क्लास के जितने भी प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न CET में पूछे जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।